हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का टीम एजुकेशन इंडिया के इस प्लेटफॉर्म से मैं आमिर सिद्दीकी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं दोस्त आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन फिर से हमारा कनेक्शन आपसे जुड़ गया है, हम लोग फिर से प्रेजेंट हैं। आप सभी लोग जितने लोग जुड़े थे फटाफट उसे सबको शेयर कर दीजिए और जो है सभी लोग जल्दी से जुड़ने की कोशिश करें। हम लोग सिंपल सी बात कर रहे थे कि हमें क्या करना है, कितने घंटे पढ़ाई करनी है और अपने दूसरे काम को भी डिस्टर्ब नहीं करना है और सिलेक्शन को आसान बना लेना है। और सिलेक्शन लेना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि हर बार की लापरवाही इस बार लापरवाही में काम ना आए। इसलिए हम सभी लोग अपने सिलेक्शन के इस प्रोसीजर को आगे बढ़ते हुए बातों को समझते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आप सभी लोगों को समझ में आई होंगी बेहतर तरीके से। आइए हम लोग बात करने चल रहे थे वर्टिब्रेटा की। किसकी बात करने चल रहे थे? वर्टिब्रेटा की बात करने चल रहे थे और वर्टिब्रेटा को समझने चल रहे थे कि वर्टिब्रेटा के पिक्यूलियर कैरेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, जब वर्टिब्रेटा की बात होती है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात होती है, जितने लोग प्रेजेंट हो चुके हैं सभी लोग गुड आफ्टरनून या फिर जो है यस या थम्स अप करके इशारा करें। गीता कुमारी जी गुड आफ्टरनून, राजेश जी गुड आफ्टरनून। सर इंटीग्रेट कंप्यूटर साइंस का भी बैच चलेगा, बता दीजिए। जी बिल्कुल चलेगा, तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, डोंट वरी। आइए वर्टिब्रेटा की हम लोग बात करते हैं। तो वर्टिब्रेटा की बात में हम लोग समझते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट कि वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड जो होती हैं वो रिप्लेस्ड हो जाती हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट आप याद रखेंगे, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय। इसमें नोटोकॉर्ड जो होती हैं रिप्लेस्ड बाय, वो रिप्लेस हो जाती हैं। किससे रिप्लेस हो जाती हैं? बोनी वर्टिब्रल कॉलम। किससे रिप्लेस हो जाती हैं? बोनी वर्टिब्रल कॉलम। बोनी वर्टिब्रल कॉलम से ये क्या हो जाती हैं? ये रिप्लेस हो जाती हैं। मतलब जो वर्टिब्रेट होते हैं, वर्टिब्रेट में नोटोकॉर्ड जो होती हैं वो रिप्लेस्ड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? रिप्लेस्ड हो जाती हैं, हट जाती हैं और उसकी जगह पर कौन आ जाता है? उस पर आ जाता है बोनी वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट हो जाता है। कौन प्रेजेंट हो जाता है? बोनी वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट हो जाता है। बोनी वर्टिब्रल कॉलम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नोटोकॉर्ड जो होती है इसकी रिप्लेस होकर के कैसे बदल जाती हैं? बोनी वर्टिब्रल कॉलम में बदल सकती हैं, बदल जाती हैं। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें मस्कुलर हार्ट पाया जाता है। मस्कुलर हार्ट, मांसपेशियों का बना हुआ हृदय पाया जाता है और यह हृदय या तो 2 चैम्बर का होता है या फिर ये 4 चैम्बर का होता है या फिर ये 6 चैम्बर का होता है। आप बताएंगे 6 चैम्बर का किसमें होता है, या फिर ये कितने चैम्बर का होता है? ये 13 चैम्बर का होता है। तो जो हृदय होता है दोस्त, इनका हृदय मस्कुलर होता है, मांसपेशियों का होता है, जो कितने चैम्बर का होता है? जो 2 चैम्बर का होता है, 3 चैम्बर का होता है और 4 चैम्बर का होता है और 3.5 चैम्बर का भी होता है। मतलब वर्टिब्रेट की इंपॉर्टेंट बात क्या है? वर्टिब्रेट की इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाते हैं और इसकी जगह पर इसकी जगह पर बोनी वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है और इसमें जो मस्कुलर हार्ट होता है वो 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर, 13 चैम्बर या 3.5 चैम्बर का हृदय पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है, इसमें किडनी प्रेजेंट होती है। किडनी प्रेजेंट होती है, किडनी पाई जाती है। इसमें किडनी प्रेजेंट होती है, अर्थात किडनी पाई जाती है। इसमें पेयर्ड अपेंडेजेस पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेयर्ड अपेंडेजेस, जोड़ी में इसमें पैर पाए जाते हैं। पेयर्ड अपेंडेजेस इसमें पाए जाते हैं। इसमें पेयर्ड अपेंडेजेस पाए जाते हैं, किडनी प्रेजेंट होती है, मस्कुलर हार्ट प्रेजेंट होता है और इसका जो नोटोकॉर्ड होता है वो बोनी वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। उम्मीद करते हैं इतने पॉइंट आप सभी लोगों के क्लियर हो गए होंगे। मनोज कुमार जी, पेड बैच आपका 2 सितंबर से शुरू हो रहा है। 2 सितंबर 6 PM।
2 सितंबर से 6 बजे से आपका बैच शुरू हो रहा है। उस बैच में आप ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने की कोशिश करें। आइए, 4 पॉइंट आप सभी लोगों के क्लियर हो गए होंगे और ऐसे आप बोल के सुना भी सकते हैं। चारों पॉइंट कौन कौन से क्लियर हो गए? पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें जो है बोनी वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड इसका रिप्लेस हो जाता है। इसका हार्ट जो होता है वो मस्कुलर होता है, 2 चैम्बर का होता है, 3 चैम्बर का होता है, 3.5 चैम्बर का होता है और 13 चैम्बर का होता है। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जो पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, किडनी प्रेजेंट होती है जो कि मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट, ब्रेन में क्रमिक विकास होता है। ब्रेन में क्रमिक विकास होता है। क्रमिक विकास मतलब इसके ब्रेन में विकास शुरू हो गया। क्रमिक विकास मतलब होता है टाइम से डेवलपमेंट, टाइम डेवलपमेंट मतलब इसके ब्रेन में विकास देखने को मिलने लगता है। जब हम लोग वर्टिब्रेटा की बात करते हैं तो इसमें ब्रेन में क्रमिक विकास देखने को मिलता है। क्लियर सभी लोगों को? ओके, तो ब्रेन की क्रमिक विकास देखने को मिलता है और इसकी खास बात होती है, जो ब्रेन होता है, ब्रेन जो होता है वो क्रेनियम से ढका होता है। किससे ढका होता है? क्रेनियम से ढका होता है। ब्रेन जो होता है वो क्रेनियम से ढका होता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसलिए इसे क्रेनिएटा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रेनिएटा भी कहा जाता है। इसका ब्रेन जो होता है वो क्रेनियम से ढका रहता है, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है? इसको क्रेनिएटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रेनिएटा कहा जाता है। यहां से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रेनिएटा किसको कहते हैं? आपका आंसर होगा क्रेनिएटा वर्टिब्रेटा को कहते हैं। किसको कहते हैं? वर्टिब्रेटा को क्रेनिएटा के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि इतने पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट और बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इसका स्किन होता है, स्किन इसकी त्वचा जो होती है, इसकी त्वचा की 2 लेयर होती है। एक आउटर लेयर होती है, एक आउटर लेयर होती है, आउटर, और एक इनर लेयर होती है। जो आउटर होती है उसे एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे एपिडर्मिस कहते हैं। और जो इनर लेयर होती है उसे डर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे डर्मिस कहते हैं। तो दोस्तों, इसकी त्वचा की अगर बात करें तो इसकी जो आउटर लेयर होती है एपिडर्मिस कहलाती है और जो इनर लेयर होती है वो डर्मिस कहलाती है। यही एपिडर्मिस है जिससे किसका निर्माण होता है? जिससे फीदर, पंख का निर्माण होता है और इसी से हेयर का निर्माण होता है। पंख और बाल का निर्माण किससे होता है? तो आप बताएंगे पंख और बाल का निर्माण एपिडर्मिस से होता है। आपका यहां से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इसे यहां से क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए कि इसकी त्वचा, जो इसकी त्वचा होती है आउटर एपिडर्मिस कहलाती है, इनर डर्मिस कहलाती है। फीदर और हेयर का विकास यहीं से होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कार्डेट होते हैं उनका जो आहार नाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एलिमेंट्री कैनाल यू शेप्ड होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनकी आहार नाल कैसी होती है? यू शेप्ड होती है। तो अगर पूछा जाए कि कॉर्डेट मतलब वर्टिब्रेट की आहार नाल कैसी होती है तो आपका आंसर आएगा सर यू शेप्ड होती है। तो इनके ब्रेन में क्रमिक विकास देखने को मिलता है। ब्रेन क्रेनियम से ढकी होती है, इसलिए इसको क्रेनिएटा कहा जाता है। इसकी त्वचा पर 2 लेयर होती हैं, आउटर एपिडर्मिस, इनर डर्मिस। एपिडर्मिस से ही फीदर और हेयर का विकास होता है और एलिमेंट्री कैनाल इसकी यू शेप्ड होती है। उम्मीद करते हैं इतनी बातें सभी लोगों को क्लियरली समझ में आई होंगी। जल्दी से एक बार थंब अप करके इशारा करें, फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। एक बार थंब अप करके इशारा करें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। बहुत अच्छी, गुड।
स्वर्ण लता जी, सर आपके नंबर पर मैसेज किए तो रिप्लाई आया कि फीस किसी भी कीमत पर वापस नहीं की जाएगी, बट सर अगर नहीं पढ़ाए तो? कौन नहीं पढ़ाएगा? क्या हुआ स्वर्णलता जी? पूरा पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी, किसी तरीके की कंफ्यूजन में ना रहें, टोटल पढ़ेंगे हम लोग, डोंट वरी, बी हैप्पी। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इसमें क्लोज्ड वैस्कुलर सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, याद रखिएगा, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की खास बात क्या होती है आप बताएंगे? प्योर एंड इम्प्योर, प्योर एंड इम्प्योर ब्लड फ्लोज सेपरेटली, जिसमें क्या होता है? जिसमें प्योर और इम्प्योर ब्लड सेपरेटली बहता है, अलग अलग फ्लो करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है आपके वर्टिब्रेटा में। सोनाक्षी जी कुछ कह रही हैं, इनकी बात सुन लेते हैं। What are you saying? सर प्लीज नेट के लिए बता दीजिए, जूलॉजी और बॉटनी दोनों आते हैं क्या? प्लीज सर बताएं, एमएससी बॉटनी हूं। ओके अगर हम नेट की प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें नेट में आपको एक ही सब्जेक्ट है जो आपका है, उसी से काम होगा, या फिर उसके सिलेबस को एक बार देख करके आपको 2-3 दिन में एक वीडियो मिल जाएगी कंप्लीटली नेट पर, डोंट वरी। प्योर एंड इम्प्योर ब्लड फ्लोज सेपरेटली, बिल्कुल। शिव प्रसाद जी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं? स्वर्णलता जी क्या हुआ? सोनाक्षी जी कोई बात? सुनील कुमार बातें समझ में आ रही हैं? अभिषेक सिंह जी, जीएस विद जितेंद्र जी, पायल वर्षने जी, क्लियर सभी लोगों को? ओके तो इसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का होता है, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इसके ब्लड में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, और हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, डोंट मिस, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अगर हम लोग बात करें इसके रिस्पिरेशन की, कि इसमें रिस्पिरेशन कैसा होता है, तो दोस्तों रिस्पिरेशन डिपेंड करता है कि कहां रहता है ये। जब ये पानी में रहता है, जब ये कहां रहता है? जब ये एक्वेटिक होता है, इन एक्वेटिक, जब ये पानी में रहता है एक्वेटिक, ये गिल्स से रिस्पिरेशन करता है, गिल्स, पानी के लिए इसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं। और जब ये पानी में ना रह करके टेरेस्ट्रियल कंडीशन में रहता है, इन टेरेस्ट्रियल कंडीशन, जब ये टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पर रहता है, तो ये शोषण करता है एक पेयर, वन पेयर लंग से, एक जोड़ी क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं, उसी से ये शोषण करता है। जब ये कहां रहता है? जब ये टेरेस्ट्रियल मोड में रहता है, तब ये कैसे करता है? एक पेयर लंग से करता है, और जब ये एक्वेटिक मोड में रहता है तो ये गिल्स से करता है, अर्थात आप बता देंगे फेरेंजियल गिल्सलेट्स। आपने देखा है, आप जब वर्टिब्रेट पढ़ते हैं तो हमने बताया था, उसके बाद बारी आती है टेट्रापोडा की। टेट्रापोडा में सब कुछ, जितने समुद्री होते हैं, जलीय होते हैं, वो सब गिल्स से शोषण करते हैं, और जितने लैंड पर पाए जाते हैं वो किससे करते हैं? वो लंग्स से करते हैं। ये दोनों पॉइंट क्लियर है सभी लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें जो किडनी पाई जाती है, किडनी, आपको भी बताया था ना, इसमें किडनी प्रेजेंट होती है। ये किडनी जो होती है ये उत्सर्जन के लिए काम करती है, एक्सक्रीशन के लिए,
एक्सक्रीशन अर्थात उत्सर्जन के लिए काम करती है, और दूसरा काम ये क्या करती है, ऑस्मो रेगुलेशन करती है। क्या करती है, ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम करती है। ये ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन दोनों का काम करती है। जो जलीय होते हैं उसमें ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है, और जो टेरेस्ट्रियल होते हैं उसमें एक्सक्रीशन में, दोनों में हेल्प करती है। लेकिन जो जलीय हैं उसमें ऑस्मो रेगुलेशन भी होता है। क्लियर सभी लोगों को? ओके, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन दोनों में ये किडनी क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप इसके कुछ एग्जाम्पल याद रखें, जिसकी जबरदस्त ट्रिक है। CMPHL, CMPHL, बस इतना याद रखना है। एक ट्रिक हमने आपको बताया था यूरोकार्डेटा की, जिसमें हमने आपको साइड बताया था। एक ट्रिक हमने आपको बताया था सिफेलोकार्डेटा की, जिसमें हमने आपको क्या बताया था, तो आप बताएंगे उसमें हम लोगों ने सीखा था बैड सीखा था, और जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट था या हम लोगों ने लैब सीखा था। लैब सीखा था या फिर इस पॉइंट, दोनों पॉइंट से हम लोगों ने दो ट्रिक सीखा था। तीसरी ट्रिक हम लोग सीख लेते हैं वर्टिब्रेटा की, कि वर्टिब्रेटा में कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो आप बताएंगे। इसमें सी का मतलब क्या होता है, आप बताएंगे। सी का मतलब होता है सिफेलेस्पिस। क्या मतलब होता है, सिफेलेस्पिस। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सिफेलेप्सिस। पहला एग्जांपल है सिफेलेप्सिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिफेलेप्सिस। पहला एग्जांपल इंपॉर्टेंट, सिफेलेस्पिस, सिफेलेस्पिस, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल एम फॉर होता है माइग्जीन, माइग्जीन मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा पी फॉर होता है पेट्रोमाइजॉन, पेट्रोमाइजॉन मोस्ट इंपॉर्टेंट। एच का मतलब होता है हैगफिश, इंपॉर्टेंट, हैगफिश। एल का मतलब होता है लैम्प्रे, एल का मतलब होता है लैम्प्रे, लैम्प्रे, इंपॉर्टेंट। तो CMPHL आपको याद रखना है, ये आपके एग्जांपल आ जाएंगे वर्टिब्रेटा में। और वर्टिब्रेटा को हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है क्रेनिएटा, क्या होता है आक्रेनिएटा, क्या होता है अग्नाथा, क्या होता है नैथोस्टोमा, तो वहां पर हम सब लोग बात करेंगे बोनी फिशेस के बारे में, वहां पर हम लोग बात करेंगे लंग्स फिशेस के बारे में, वहां पर हम लोग बात करेंगे सारे बर्ड्स के बारे में, एवीज के बारे में, और फिश के बारे में, और रेप्टाइल्स के बारे में, और मैमल्स के बारे में। डिटेल में वहां पर हम लोग स्टडी करेंगे और चीजों को समझेंगे और सीखेंगे। उम्मीद करते हैं कि इतने एग्जाम्पल आपके बेहतर तरीके से हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद करते हैं कि इतने पॉइंट आप सभी लोगों के क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्या सीखा, इतनी बात को समझने के लिए आपके पास एक आउटलाइन होनी चाहिए। कार्डेटा आपने पढ़ा और कार्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स पढ़े, और जनरल कैरेक्टर्स में कम से कम 8 to 10 पॉइंट आपको आज तक लर्न हो जाना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने बात की क्लासिफिकेशन की। किसकी बात की? क्लासिफिकेशन की बात की। और जो क्लासिफिकेशन की बात की, तो इसमें हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में पढ़ा यूरोकार्डेटा। क्या पढ़ा? यूरोकार्डेटा को पढ़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास ऐसे बना होना चाहिए, मेहनत करनी है आपकी बात। सिफेलोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा। फिर तीसरा हम लोगों ने पढ़ा वर्टिब्रेटा। इन तीन के बारे में हम लोगों ने सीखा, और सबसे अच्छी बात है कि बिना कुछ लिखे हम लोग इसके बारे में बहुत कुछ बोल सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट बोलना है कि इसमें क्या जनरल कैरेक्टर्स, क्या डिफरेंशिएटिव कैरेक्टर्स हैं।
हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अभी इस कंडीशन में हैं कि सभी लोग 5 to 8 कैरेक्टर्स बता सकते हैं। लेकिन एग्जाम में क्या पूछा जाता है, वो एग्जाम्पल पर आइए। एग्जाम में एग्जाम्पल पूछा जाता है। हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई। क्या बताई? हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी इसकी, सैड। क्या बताई थी? सैड बताई थी। और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इसका फुल फॉर्म जानते हैं। और इसके अलावा हमने आपके सामने एक नाम लिखा पायरोसोमा। क्या लिखा? पायरोसोमा। वो भी इसी में आता है। और इसका फेवरेट है कौन? इसका फेवरेट हर्डमानिया है, वो भी इसी में आता है। तो ये आपको उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों को याद हो गया होगा। दूसरे पॉइंट पर हम लोग चलते हैं और इंपॉर्टेंट बात करते हैं सिफेलोकॉर्डेटा। जब हमने सिफेलोकॉर्डेटा पढ़ा तो सिफेलोकॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स पढ़े और एक जनरल कैरेक्टर्स में आपने खास बातें ये सीखी कि जो यूरोकॉर्डेटा होता है इसके टेल में नोटोकॉर्ड पाई जाती है, लार्वा के एडल्ट में नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती। ये बात एकदम याद रखिएगा, खतरनाक है। और सिफेलोकॉर्डेटा में याद रखिएगा कि इसके लार्वा में भी नोटोकॉर्ड पाई जाती है, इसके एडल्ट में भी नोटोकॉर्ड पाई जाती है। लार्वा में भी नोटोकॉर्ड, एडल्ट में भी नोटोकॉर्ड। इसका मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो है इसका एग्जाम्पल हमने आपको बताया लैब। ये लैब वाला पॉइंट ये सारे एग्जाम्पल को बताता है। ये लैब वाला पॉइंट सभी एग्जाम्पल को बताता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये लैब वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो सभी एग्जाम्पल को बताता है। और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इसे अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। लैब का फुल फॉर्म आपको पता होगा। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि लैब का फुल फॉर्म क्या होता है। उसके बाद हम लोग वर्टिब्रेटा में सीखें। और वर्टिब्रेटा में हमने आपसे क्या बताया? वर्टिब्रेटा में हमने आपसे बताया इसके जो पिक्यूलर कैरेक्टर थे कि नोटोकॉर्ड जो था वो बोनी वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है CMPHL। यहां से जरूर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके एग्जाम्पल आज आपके तैयार होने चाहिए। इसमें किसी तरीके की कंफ्यूजन, किसी तरीके के एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। जी रिचा सक्सेना जी बहुत अच्छी। कविता वर्मा जी, सर बैच का टाइम और फीस कितनी है? कविता वर्मा जी, बैच के टाइमिंग की अगर हम बात करें तो बैच की टाइमिंग इवनिंग में होगी 6 PM to 8 PM। ये आपकी क्लासेस होंगी। क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होंगी। मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे जो आपने मंडे टू फ्राइडे पढ़ा है उसकी एनालिसिस की जाएगी, उसकी एनालिसिस होगी और उसके बेस पर क्वेश्चन होंगे। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन सारे ऑब्जेक्टिव हों, जरूरी ये हो सकता है क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइप के भी हो सकते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो वो क्वेश्चन होंगे, वही क्वेश्चन होंगे जो आपने पूरे हफ्ते क्लास की है उसी के क्वेश्चन होंगे। ये आपका क्लास का शेड्यूल है। उसके बाद रही बात बैच कब से शुरू हो रहा है, बैच आपका 2 सितंबर से शुरू हो रहा है। और इवनिंग और इसकी फीस, अगर हम लोग फी अमाउंट की बात करें तो आप सबसे पहले फीस से पहले ये जानिए कि ये बैच 8 महीने का है। कितने दिन का है? 8 महीने का है। और इसकी फीस 6000 है। और ये 6000 फीस 8 महीने तक आपको पढ़ने के लिए मजबूर करेगी जब आपने फीस जमा कर दिया होगा तो। और जब आप 8 महीने पढ़ेंगे, जी पायल वर्षाए जी बिल्कुल हम लोग बहुत डीप स्टडी करेंगे, नो मैटर। हाँ सोनाक्षी जी बिल्कुल सफिशिएंट होगी, नो मैटर। क्लियर? तो ये हमारा जो है टारगेट है। और हमारा टारगेट सिर्फ इसलिए है दोस्त क्योंकि आपको पता है कि टीजीटी का एग्जाम हुआ, पीजीटी का एग्जाम हुआ और ये रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा। और रिजल्ट आने के बाद आपको पता है कि गवर्नमेंट का इलेक्शन भी होना है। और जब इलेक्शन होना है तो जैसे कि आपको भी इंफॉर्मेशन मिल रही होगी कि टीजीटी पीजीटी के लगभग कितने 27,000 पद पर वैकेंसी अनाउंस होगी। अगर ये 27,000 पद पर अनाउंस हो गई कहीं दिसंबर में, कहीं नवंबर में, कहीं अक्टूबर में, तो व्हाट विल यू डू? आप क्या करेंगे? आपने देखा ना एग्जाम कितनी फास्ट कराया गया, आप उसमें कुछ नहीं कर पाए। आपको लगता रहा डेट बढ़ती रहेगी, लेकिन डेट नहीं बढ़ी। और कुछ लोगों ने तो बस 1 महीना पढ़ के एग्जाम दे दिया, फिर भी स्कोर किया 70।
अगर यही जो महान लोग 1 महीना पढ़ करके 70 स्कोर किए हैं, 1 मंथ स्कोर किए हैं, यही 11 मंथ पढ़े होते तो इनका मार्क्स आता 112, और जब 112 आता तो अभी घर में खुशी के मारा बैठे होते कि रिजल्ट का इंतजार कर रहे होते बेसब्री से। और जब बेसब्री से इंतजार किया जाता है तो 100% सिलेक्शन होता है। और इस बार यही गलती आप में से किसी से ना हो जाए, इसलिए मैंने पहले ही सितंबर से बैच शुरू कर दिया कि जब तक अनाउंस होगी तब तक आपको 4 महीने पढ़ा लूंगा। और 4 महीने का मतलब होता है 50% सिलेबस कवर, और 50% सिलेबस कवर का मतलब होता है एग्जाम के 70 क्वेश्चन आपके क्लियर। और जब क्वेश्चन 70 क्लियर हो जाएंगे तो बढ़ाने कितने हैं? बढ़ाने 40 हैं। क्या हम लोग 3 महीने में इतना नहीं पढ़ पाएंगे? 5 3 8 महीने में आप फुल्ली पढ़ करके रेडी हो जाएंगे। क्लियर सभी लोगों को? ओके, आइए आगे चलते हैं, थोड़ी सी और बात समझते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि टू द पॉइंट फैक्चुअल आपका मामला सभी लोगों का रेडी हो गया होगा। आइए हम लोग थोड़े से पॉइंट नोट करते हैं। एम्फीबियन का उदय, आप एक ऐसे बनाएंगे बॉक्स को नीचे से बंद नहीं करेंगे, ऊपर से बंद कर लेंगे। और बायो के स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा पेन वेन रखे रहा करिए कलरफुल। बायो के स्टूडेंट हैं, पेन कलरफुल रखे रहा करिए। पहला पॉइंट, एम्फीबियन का उदय। अगर आपसे पूछा जाए एम्फीबियन का उदय, तो हमने आपको, जब हम पहुंचेंगे कॉन्सेप्ट, तो वहां पर हम आपको सिखाएंगे कि एम्फीबियन का उदय कैसे हुआ। इस बार हम आपको पूरा ये जो है टाइम पीरियड भी पढ़ाएंगे। डिवोनियन पीरियड याद रखिएगा, डिवोनियन पीरियड बहुत बार पूछा गया है, एकदम रट्टाफिकेशन होना चाहिए आपका। एम्फीबियन का उदय डिवोनियन पीरियड में हुआ है, इस चीज का रट्टाफिकेशन होना चाहिए, इस चीज का रट्टाफिकेशन होना चाहिए कि डिवोनियन पीरियड में, या डिवोनियन एन कर लीजिएगा, डिवोनियन पीरियड में इनका उदय हुआ है एम्फीबियन का। दूसरा पॉइंट, जैसे ही कोई पूछे ब्रूड पाउच, अब जल्दी से आप बताएं ब्रूड पाउच किसमें पाया जाता है। अब आपके सामने ऑप्शन है, ब्रूड पाउच किसमें पाया जाता है? फीमेल हिप्पोकैम्पस, मेल हिप्पोकैम्पस, या दोनों? जल्दी से कमेंट करें, ए बी सी, जल्दी से कमेंट करें कि किसमें पाया जाता है ब्रूड पाउच। जल्दी से आंसर करें, ब्रूड पाउच। अनीता यादव जी का आंसर आ गया है सर, मेल हिप्पोकैम्पस। और लोग आंसर करें, केवल एक लोग के आंसर पे नहीं रुकना है, आप सभी लोगों को मौका है। और इस पर मेल हिप्पोकैम्पस, सोनी निषाद जी का आंसर, सोनाक्षी शर्मा का, राजेश कुमार का, अनीता यादव जी का, राकेश यादव जी का, मैक्सिमम लोगों का आंसर है। और नोट कर लीजिए, मेल हिप्पोकैम्पस। किसमें? मेल हिप्पोकैम्पस। ब्रूड पाउच पाया जाता है मेल हिप्पोकैम्पस में पाया जाता है। और ये ब्रूड पाउच आप जानते हैं कि जो मेल हिप्पोकैम्पस होता है, जब इसकी जब फीमेल बेबी बर्थ करती है, जब फीमेल बेबी बर्थ करती है, तो बेबी बर्थ के बाद बेबी मेल के ब्रूड पाउच में रख देती है। जब ये ब्रूड पाउच में बच्चा चला जाता है तो यहां पर बच्चा क्या होता है? मैच्योरिटी प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? मैच्योरिटी प्राप्त करता है। और मैच्योरिटी प्राप्त करने के बाद कितने दिन बाद मैच्योरिटी प्राप्त करने के कितने दिन बाद बाहर निकलता है? आप क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या होगा कि ब्रूड पाउच से मैच्योर होकर के शिशु बाहर, ब्रूड पाउच से मैच्योर होकर के शिशु बाहर कितने दिन बाद निकलता है? कितने दिन बाद निकलता है? कितने दिन बाद निकलता है? पहला ऑप्शन है 40 दिन बाद, दूसरा ऑप्शन है 45 दिन बाद, तीसरा ऑप्शन है 50 दिन बाद, चौथा ऑप्शन है 55 दिन बाद। जल्दी से आंसर करें।
जल्दी से आंसर करें, कितने दिन बाद बाहर निकलता है? प्रांजल यादव जी का आंसर आ गया है। क्लियर? सर क्लासेस 2-4 PM नहीं हो सकती क्या? प्लीज सर। मोदी जी हो सकती हैं, लेकिन अभी इवनिंग का टाइम रखा गया है, ज्यादा बेहतर होगा। अगर सभी लोगों को लॉजिकली सही लगेगा तो सही हो जाएगा। सभी लोगों के आंसर आने शुरू हो गए हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। जितने लोग पुराने लोग हैं सच में बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, नए लोग भी आंसर बेहतर कर रहे हैं। इसका मतलब आप में कमी नहीं है, केवल आपको हर रोज प्रैक्टिस कराने के लिए, हर रोज आप में जोश भरने के लिए, हर रोज आप में कार्य करने की ऊर्जा देने के लिए मुझे होने की जरूरत है। और आप तो खुद अपने एग्जाम को लेकर के टेंशन में परेशान तो होंगे ही। सभी लोगों का आंसर सही है, 45 दिन बाद। कितने दिन बाद? 45 दिन बाद। जितने लोगों ने 45 दिन बाद आंसर किया है सभी लोगों के आंसर करेक्ट हैं। बस ऐसे ही आपकी तैयारी चाहिए कि ब्रूड पाउच देखा तो 2 कॉन्सेप्ट क्लियर। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर, ब्रूड पाउच जो होता है वो मेल हिप्पोकैम्पस में होता है, इसकी फीमेल ब्रूड पाउच में बच्चे को रख देती है। जब ब्रूड पाउच में बच्चे को रखती है तो बच्चा कितने दिन बाद बाहर निकलता है? 45 दिन बाद आराम से मैच्योर होकर के बाहर निकलता है। इसका मतलब इसका जो बेबी बर्थ होता है वो इमैच्योरिटी को प्रदान करता है। क्लियर सभी लोगों को? नेक्स्ट पॉइंट रोस्ट्रम। रोस्ट्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखते हैं कितने लोगों को क्लिक करता है। रोस्ट्रम, ROSTRUM, देखते हैं कितने लोगों को क्लिक करता है रोस्ट्रम। जैसे आपको ब्रूड पाउच क्लिक किया वैसे आपको रोस्ट्रम भी क्लिक करना चाहिए। रोस्ट्रम क्या होता है आप बताएंगे सर? रोस्ट्रम क्या होता है? थोड़ा सा 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड आपका वेट कर लें, फिर हम आपको बताएं रोस्ट्रम क्या होता है। क्लियर? जी बिल्कुल, जिनकी प्रिपरेशन बेहतर रहती है और किसी कारणवश अगर उनका सिलेक्शन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मतलब कह सकते हैं अंडर 5 क्वेश्चन के बीच रुक जाता है तो उनको तकलीफ 1 दिन की नहीं होती, उनको तकलीफ अब ये हो गई इतने दिन की कि ना पूछिए। जब तक वैकेंसी क्लियर नहीं होगी तब तक के लिए तकलीफ हो जाती है। इसलिए तो कहा जाता है कि आप इतनी तैयारी कर लो ना, आप इतनी तैयारी कर लो, आपको लगता नहीं कि मतलब जो है आप एक अच्छी जॉब में जाने के लिए, किसी में सिलेक्शन लेने के लिए आपको पूरी ईमानदारी से कम 1 साल तो पीछे पड़ना चाहिए। अगर 1 साल नहीं पीछे पड़ेंगे तो इतना आसान होता तो सबका सिलेक्शन हो जाता। मुश्किल है, कंटिन्यूटी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए। देखिए एक पॉइंट आपके पास लिखा है रोस्ट्रम, देखिए आया, प्रांजल यादव जी ने आंसर किया, बहुत अच्छे। हिप्पोकैम्पस में ग्रास नली को कहते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे। रोस्ट्रम ब्रांकियोस्टोमा काल एम्फियोक्सस। हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं रोस्ट्रम, तो ये रोस्ट्रम क्या है? ये रोस्ट्रम नाल युक्त मुख गुहा है, मुख नाल युक्त मुख है, मतलब आप कह सकते हैं नाल युक्त माउथ पार्ट है, मुख भाग है किसका? हिप्पोकैम्पस का। हिप्पोकैम्पस का इंग्लिश में क्या लिखेंगे? इंग्लिश में लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका नाल युक्त मुख भाग का हो जाएगा ट्यूब लाइक माउथ पार्ट। ट्यूब लाइक माउथ पार्ट किसका? ऑफ हिप्पोकैम्पस। ये मेल फीमेल में दोनों में होता है। हिप्पो का मुख भाग होता है जो नाल युक्त होता है, ग्रास नली बोल सकते हैं, ओएसोफेगस बोल सकते हैं, इसी को बोलते हैं रोस्ट्रम। उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों से बेहतर हो गया होगा। क्लियर? हिप्पोकैम्पस बिल्कुल सही। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये देखिए आपके सामने एक पॉइंट लिखा है एपोडा। जल्दी से बताएं क्या क्लिक करता है एपोडा के नाम से? क्या क्लिक करता है एपोडा के नाम से? टेल मी फास्ट। जैसे ही एपोडा आएगा आपके दिमाग में क्या क्लिक करेगा?
सभी लोग बताएं, अपोडा को देखते ही आपके दिमाग में क्या क्लिक करेगा? जिन लोगों को भी एडमिशन से संबंधित अगर थोड़ा सा भी डाउट है, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, तो वो लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। क्लास होने के बाद क्लास आप शाम तक अपना ये काम जरूर पूरा कर लें। अपना इस नंबर पर 6394731771 कविता जी, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगी तो मैम आपसे कांटेक्ट करेंगी। कांटेक्ट करके आपके एडमिशन के प्रोसेस को बता देंगी कि किस तरीके से आपका एडमिशन हो। जिन लोगों को भी एडमिशन में कोई दिक्कत महसूस हो रही है वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे और जो है टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, नो मैटर। क्लियर? एम्फीबिया लिम्बलेस, बहुत अच्छे, आंसर तो आने शुरू हो गए हैं। वेरी गुड। रोस्ट्रम ट्यूब लाइक माउथ पार्ट ऑफ हिप्पो, बहुत अच्छे। लिम्बलेस एम्फीबिया, आपके आंसर तो आने शुरू हो गए, बेहतर। सभी लोग एपोडा लिम्बलेस एम्फीबिया, जितने लोगों ने आंसर किया है लिम्बलेस एम्फीबिया सबका सही है। लिम्बलेस एम्फीबिया को हम लोग क्या कहते हैं? लिम्बलेस एम्फीबिया को एपोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? एपोडा कहते हैं। और एक बात जानते रहिए, ये किसमें रहते हैं? ये बरो में रहते हैं। ये बरो में रहने वाले होते हैं, बरो लिविंग। ऐसे एम्फीबिया, ऐसे उभयचर जिनके पैर नहीं होते, ये बिलों में रहते हैं, उन्हें अपोडा कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहां से 4 स्टार का पॉइंट आपका क्लियर, यहां से 4 स्टार का पॉइंट आपका क्लियर। जल्दी से बताएं। अपोडा जी, इसी को जिम्नोफियोना भी कहते हैं, बिल्कुल सही। हम लोग सब चर्चा करेंगे लेकिन सब वक्त के साथ। अभी नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। ये देखिए टोड, यहां पे क्या लिखा है? टोड। ये देखिए यहां पे लिखा है ब्यूफो। ये देखिए यहां पे लिखा है हाइला। क्या लिखा है? टोड, ब्यूफो, हाइला। और यहां देखिए लिखा है बुल फ्रॉग। अगर आपसे पूछा जाए कि बुल फ्रॉग किसको कहा जाता है, ये सभी क्या है दोस्त? ये सभी फ्रॉग हैं। ये सभी क्या है? ये सभी फ्रॉग हैं। अब आप जल्दी से हमें कमेंट करके बताएंगे टोड को देखते हैं आप तो कैसे पहचानते हैं, और टोड की कुछ खास बात जल्दी से बताएंगे। टोड के बारे में, टोड के बारे में बताएंगे। टोड टर टर करता है, बिल्कुल बिल्कुल, पॉइंट शुड बी नोटेड। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा मेढक टर टर करता है, तो आपका आंसर आएगा टा से टर टर, टा से टोड। टोड मेढक टर टर करता है। याद करने की जबरदस्त ट्रिक। ये वही पीला वाला मेढक है, ये वही पीला वाला मेढक है जो बारिश होने के बाद, पीला वाला मेढक है जो बारिश होने के बाद आपको सड़क के किनारे खेतों में सुबह सुबह टर टर करता हुआ नजर आता है। इसे टोड कहते हैं। क्लियर? सभी लोगों को उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेहा तिवारी जी, क्लास डेली चलेगी, नो मैटर, चलेगी क्लास, लेकिन नया बैच 2 सितंबर से शुरू हो रहा है, उस पर कंटिन्यू करने की कोशिश करें। ये देखिए अब दूसरा नाम आ जाइए। पहला तो हो गया टर टर, ये दूसरा क्वेश्चन पूछता है कौन सा मेढक है जिस पर विष ग्रंथि पाई जाती है? इंग्लिश में बोलेंगे पॉइजन ग्लैंड पाई जाती है। किस पर विष ग्रंथि पाई जाती है? याद करने की जबरदस्त ट्रिक है। विष ग्रंथि, विष मतलब बी से शुरू हो रहा है, मतलब ब्यूफो। ये जो ब्यूफो मेढक होता है इस पर विष ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? विष ग्रंथि पाई जाती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे। रफ स्किन, बिल्कुल
हाइला, देखिए हाइला, हाइला देख करके लोग कहते हैं आइला, ये क्या है? तो आप बताएंगे आइला ये मेढक है। और ये मेढक कहां है? ये मेढक पेड़ पर है, और जो मेढक पेड़ पर होता है उसको बोलते हैं आर्बोरियल। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसमें से कौन सा फ्रॉग आर्बोरियल है? तो जब आपसे पूछा जाए आर्बोरियल कौन सा है, तो आप बताएंगे आर्बोरियल, आर्बोरियल है हमारा जो है, इसीलिए इसको ट्री फ्रॉग कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसीलिए इसको ट्री फ्रॉग कहते हैं। ट्री फ्रॉग, ट्री फ्रॉग भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट आपका फ्रॉग बचा जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? आप बताएंगे बुल फ्रॉग। बिल्कुल, कभी तालाब में, पानी में तैरता हुआ मटमैला कलर का, ये जो मटमैला कलर का मोटा तगड़ा फ्रॉग होता है, कभी उसे पकड़ने की कोशिश करिए तो जैसे बुल जो है दौड़ता है, भागता है, वैसे ये भी भागता है। इसका नाम है राना टिग्रीना। क्या नाम है? राना टिग्रीना। ये राना टिग्रीना मेढक का जंतु वैज्ञानिक नाम है। राना टिग्रीना मेढक का जंतु वैज्ञानिक नाम है। क्लियर? सभी लोग जल्दी से बताएं, इतने पॉइंट सबको क्लियर हो गए? टेल मी फास्ट। बुल फ्रॉग या फायर विल फ्रॉग भी कहते हैं क्योंकि ये इतना कूद फांद के भाग जाता है। एक क्वेश्चन यहां पर पूछता है कि जो विष ग्रंथियां होती हैं, जो फ्रॉग में विष ग्रंथि पाई जाती है, तो सबसे पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ कि किस फ्रॉग में विष ग्रंथि पाई जाती है? तो आप बताएंगे सर ब्यूफो में विष ग्रंथि पाई जाती है। और ये जो ब्यूफो में विष ग्रंथि पाई जाती है, ये किसका मॉडिफिकेशन होती है, किसका रूपांतरण होती है? तो आप बताइएगा पैरोटिड का। किसका? पैरोटिड का। किसका? पैरोटिड ग्लैंड का रूपांतरण होती है। ये पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। पैरोटिड ग्लैंड का ये रूपांतरण होती है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉइजन ग्लैंड किसका रूपांतरण होती है? चाहे वो आपसे स्नैक में पूछा जाए, चाहे आपसे फ्रॉग में पूछा जाए, ये किसका रूपांतरण होती है? पैरोटिड ग्लैंड का रूपांतरण होती है। यही पैरोटिड ग्लैंड है, यही पैरोटिड ग्लैंड है जो हमारे मनुष्यों में पाई जाती है। यही पैरोटिड ग्लैंड है जो लार ग्रंथियां होती हैं। क्या होती हैं? लार ग्रंथियां होती हैं। इन्हें हम लोग स्लेवरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इन्हें हम लोग स्लेवरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये स्लाइवा या लार निकालने का काम करती हैं। ये हमारे कान के नीचे पाई जाती हैं, ये हमारे जीभ के नीचे पाई जाती हैं, ये हमारे जबड़े में पाई जाती हैं। अर्थात आपको 3 दिख रही हैं और 3 नहीं दिख रही हैं, तो मनुष्य में कितनी लार ग्रंथियां होती हैं? 3 जोड़ी होती हैं। पैरोटिड कहा जाता है, सब मैंडिबुलर कहा जाता है, सब मैंडिबुलर कहा जाता है, और सब लिंगुअल कहा जाता है। ये 3 लार ग्रंथियां हैं जो मनुष्य में पाई जाती हैं। ऐसे ही फ्रॉग में भी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, और पैरोटिड जो होती हैं वो ब्यूफो में पॉइजन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती हैं? पॉइजन का निर्माण करती हैं, और पॉइजन जो होता है वो जहर का काम करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर थोड़ा देखिए, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी आपको कौन सी दिख रही है? तो आप बताएंगे पैरोटिड, ये लार्जेस्ट होती है। पूछता है सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है? तो आपको स्मॉलेस्ट में कौन सी दिख रही है? तो आप बताएंगे सर स्मॉलेस्ट में सब लिंगुअल दिख रही है। हम आपको बता दें, कभी कभी पैरोटिड में, कभी कभी पैरोटिड में, कभी कभी पैरोटिड में वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है। कभी कभी पैरोटिड में वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण इसमें स्वेलिंग आ जाती है। क्या आ जाती है? स्वेलिंग आ जाती है। और जब स्वेलिंग आ जाती है तो जो देखता है कहता है इसका गाल सूज गया है, इसको गलसुआ हो गया है। क्या हो गया है? इसको गलसुआ हो गया है। और इसी गलसुआ को
मम्स कहा जाता है। न जाने कितनी बार पूछा गया है, मम्स बीमारी किससे होती है? मम्स बीमारी वायरस से होती है। मम्स बीमारी कहां होती है? मम्स बीमारी हमारे पैरोटिड में होती है। ये जो हमारी मम्स बीमारी है, इसमें क्या होता है आप बताएंगे? स्वेलिंग आ जाती है। क्लियर सभी लोगों को? ये हमारी फिजियोलॉजी का टॉपिक है। ये सब टॉपिक बहुत आसान है, और जिनको मेरी क्लासेस और देखनी हो, आपके YouTube पर टफेस्ट टॉपिक पड़े हैं। जिसको थोड़ी सी भी दिक्कत हो, वो आप वीडियो देख करके देखिए, आपको समझ में आएगा कि हम कितनी डेप्थ तक चीजों को कवर करते हैं। और अगर एक बार पूरा सिलेबस आपको ढंग से पढ़ा दिया, तो सच में TGT आपका, सच में PGT आपका, नो मैटर, कुछ नहीं बचेगा पढ़ने के बाद। और पढ़ने के बाद साथ साथ रिवीजन करते रहेंगे तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस होगा आपका। स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड ग्लैंड्स, क्लियर? ये वायरस से होने वाली बीमारी है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उस बॉक्स में आपने जो 4 पॉइंट लिखा, उस बॉक्स में, जो हम लोग बॉक्स की बात कर रहे थे, हम लोग पहुंचते हैं उस बॉक्स पर। उस बॉक्स में जो आपने 4 पॉइंट नोट किया, उसमें सबसे पहला पॉइंट, सिर्फ पॉइंट का पहला पॉइंट बोले तो सबसे पहले आपने याद किया डिवोनियन पीरियड या डिवोनियन एरा या डिवोनियन पीरियड याद किया। उसके बाद आपने याद किया ब्रूड पाउच। क्या याद किया? ब्रूड पाउच याद किया। और ब्रूड पाउच देखते ही मेल हिप्पोकैम्पस 45 दिन, सब क्लियर। उसके बाद आपने याद किया रोस्ट्रम याद किया। उसके बाद आपने क्या याद किया? तो आप बताएंगे सर उसके बाद हमने याद किया चौथा पॉइंट एपोडा। और उसके बाद हम लोगों ने 5वां पॉइंट याद कर लिया फ्रॉग की इंपॉर्टेंट, जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। ये 5 पॉइंट हम लोगों का क्लियर हो गया। हम लोग छठे पॉइंट पर चलते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो कि क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसे हम लोग बोलते हैं लिविंग फॉसिल। जैसे ही लिविंग फॉसिल का नाम आता है, आपके दिमाग में एक नाम गूंज जाता है, स्फिनोडॉन। क्या नाम गूंज जाता है? स्फिनोडॉन। लिविंग फॉसिल का जैसे ही नाम आता है, आपके दिमाग में एक नाम गूंज जाता है, जिसे हम लोग क्लियर सभी लोगों को इतना उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों के इतने पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। स्फिनोडॉन तक आप पहुंच गए होंगे। स्फिनोडॉन्स क्या है? स्फिनोडॉन, सबसे पहले आपको याद रखना है कि स्फिनोडॉन का पूरा नाम क्या है। स्फिनोडॉन पंक्टेटस। क्या नाम है? स्फिनोडॉन पंक्टेटस। क्या नाम है? स्फिनोडॉन पंक्टेटस पहले पूरा नाम है। ये क्या है? दूसरा पॉइंट आपको बताता है, ये रेप्टाइल्स है। क्या है? ये रेप्टाइल्स है। 2 पॉइंट यहां से आपके क्लियर हो जाने चाहिए कि ये रेप्टाइल्स है, इसे पंक्टेटस कहा जाता है। किस ऑर्डर को बिलोंग करता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि ये किस ऑर्डर को बिलोंग करता है। याद रखे रहिएगा, रिंकोसिफेलिया। किस ऑर्डर को बिलोंग करता है? रिंकोसिफेलिया। किसको बिलोंग करता है दोस्त? तो आप बताएंगे सर ये बिलोंग करता है रिंकोसिफेलिया। किसको बिलोंग करता है? रिंकोसिफेलिया को बिलोंग करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये किस ऑर्डर को बिलोंग करता है? ये रिंकोसिफेलिया ऑर्डर को बिलोंग करता है। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को यहां तक की बातें समझ में आई होगी। ये रिंकोसिफेलिया कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। और ये कहां पाया जाता है? तो आप बताएंगे ये न्यूजीलैंड के छोटे छोटे द्वीपों में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूजीलैंड के छोटे छोटे द्वीपों में पाया जाता है। न्यूजीलैंड के छोटे छोटे द्वीपों में पाया जाता है। और इसका अगर हम लोग कॉमन नेम की बात करें कि इसे क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे इसे कहते हैं टाउटेरा। क्या कहते हैं? टाउटेरा। क्या कहते हैं? टाउटेरा कहते हैं। अगर हम लोग इसके कॉमन नाम की बात करें कि इसका कॉमन नेम क्या है, तो इसका कॉमन नेम है टाउटेरा।
अब आपको एक बात क्लियर कर लेनी है कि जैसे ही आपके दिमाग में स्फिनोडॉन का नाम आए, आपका पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए, लिविंग फॉसिल कहा जाता है। दूसरा पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि एक रेप्टाइल है। तीसरा पॉइंट क्लियर होना चाहिए, रिंकोसिफेलिया को बिलोंग करता है, न्यूजीलैंड के छोटे छोटे द्वीपों में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे यह भी पूछा जा सकता है इसमें से कौन सा न्यूजीलैंड के छोटे छोटे द्वीपों में पाया जाता है, यह भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। चौथा, पांचवा, लास्ट पॉइंट, कॉमन नेम इसका क्या होता है? टाओटेरा होता है। क्या होता है? टाओटेरा होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी। पुराने स्टूडेंट्स के लिए कुछ कीजिए प्लीज। नेहा तिवारी जी, अभी क्लास करते रहिए, कोशिश करते रहिए कि एडमिशन करा ले। क्लियर? बहुत अच्छे। सभी लोगों का लगभग, अरुण यादव जी जल्दी रिजल्ट आ सकता है, और वो रिजल्ट आने में थोड़ा सा आ जाएगा तो आपको और कंफर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ लोग जो है अपना, जिनको लगता है जिनका अच्छा एग्जाम हुआ है, वो बिल्कुल घबराए नहीं। अगर उनका टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन हो जाता है तो वो फीस के लिए नहीं परेशान होंगे, सिर्फ बताएंगे, उनकी फी वापस हो जाएगी, डोंट वरी। हम तो आपका सिलेक्शन चाहते हैं, सिलेक्शन हो जाए बस, चाहे जैसे, एट एनी कॉस्ट। ये जो हम लोग काम कर रहे हैं वो सिलेक्शन के लिए ही तो कर रहे हैं। क्लियर? इतनी बातें उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होंगी। यहां तक की चीजें क्लियर की रहिए, और सभी लोग, जिन लोगों को कोई भी एडमिशन लेने में दिक्कत हो रही है, वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर, न्यू बैच आपको पता है 2 सितंबर से शुरू हो जाएगा, और टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी, और आपको व्हाट्सएप नंबर सब लोग ज्वाइन करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर से जरूर कॉन्टेक्ट करें और आसानी से ज्वाइन हो जाएंगे। 6394 731771 731771 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर सब लोग जुड़े। आज के लिए इतना, मिलते हैं अगली क्लास में। आप तब तक अपना इतना टॉपिक को रेडी करके रखिए, जो पॉइंट बताए हैं वो धीरे धीरे लर्न करते रहिए। ऐसे ही हम लोग पॉइंट सीखते रहेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।